गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा पहला पार्ट हो चुका था, जो आपका सेकंड चैप्टर था ज्योग्राफी का, वन्य जीव संसाधन। इसमें आगे हम पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है इसके बारे में। जो आपका देखो, वनों से हमें क्या बहुत मूल्य चीज़ें क्या हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। जैसे हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हमने भी अपने फायदे के लिए क्या वनों को नुकसान पहुंचाया है। अगर भारत में देखा जाए जो औपनिवेशिक काल था, जब से आपकी रेलवे लाइनें बिछी थी, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, कृषि और खनन क्रियाओं में के कारण इसमें क्या वृद्धि हुई है, यानी कि वनों का विनाश लगातार से हो रहा है या कंटिन्यू वर्तमान में भी चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एक सर्वेक्षण जब आया था, जब भारत आपका एक वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के दौरान लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और इतनी बड़ी जनसंख्या, उस समय भी हमारे देश की जो जनसंख्या थी करीब 35 करोड़ के करीब थी। इतनी जनसंख्या पेट भरने के लिए और जो आपकी ज़मीन थी, वन ज़मीन थी, उसको कृषि में बदलने के लिए आपके जो वन थे उनकी क्या थी, अंधाधुंध कटाई की गई थी। विशेषकर इसमें किसका अधिकतर जो जनजातीय क्षेत्र थे, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि या झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या न्यूनीकरण हुआ। क्यों स्थानांतरित कृषि क्या थी? देखो इसमें क्या करते हैं, कोई भी ट्राइब्स, कोई भी जनजाति किसी क्षेत्र के अंदर कृषि करती है, अभी पहले पेड़ों को काटती है और फिर पेड़ों को काट कर वहीं पर जला देती है। जो जलने के बाद जो उसकी राख है पेड़ पौधों की, वही क्या है, उर्वरक या पोटास का काम कर रही है, वो उसी के अंदर खेती करते हैं। जब तक इस ज़मीन के अंदर उनको प्रोडक्शन मिल रहा अच्छा, तब तक वो वहाँ तक रहते हैं और खेती करते हैं। अगर इसमें कोई दूसरे पदार्थ, उर्वरक, कोई खाद वगैरह नहीं डाला गया तो ये उपजाऊ नहीं रहेगी। कुछ समय बाद इसका जो उपजाऊपन है मिट्टी का ख़त्म हो जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, जब तक इस मिट्टी के अंदर उपजाऊपन है वहाँ खेती करते हैं। जैसे इस मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हुआ, फिर ये दूसरे इलाकों में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं जाकर ये क्या, यही प्रक्रिया अपनाते हैं। पहले पेड़ों काटते हैं, फिर उनको काटने के बाद जलाते हैं, उसके बाद खेती करते हैं। जिसके कारण स्थानांतरित कृषि के कारण भी आपकी जो वन क्षेत्र है वृद्धि होने की बजाय क्या है, वो घटा है। इसके कारण भी क्या है, अत्यधिक वनों का नुकसान हुआ है। आगे क्या कहता है, देखो क्या उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाए। इसमें क्या कहा है, कुछ विशेषज्ञ क्या कहते हैं, भाई वाणिज्य, क्या कहा इन्होंने, वाणिज्य की दृष्टि कुछ एकल फसल, मान लो हम व्यापार के लिए कोई फसल लगा रहे हैं या एक प्रजाति को बढ़ावा दे रहे हैं, हम एक प्रजाति का तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वनों की प्रजाति का, लेकिन साथ में जो वहाँ पर हमने वो प्रोडक्शन बढ़ाया, जो दूसरी और प्राकृतिक जनजातियाँ हैं, मतलब जनजाति नहीं, मतलब वनों की प्रजातियाँ हैं, वो क्या वहाँ पर उगती नहीं। वहाँ पर उनका क्या है, जो वृद्धि क्षेत्र बढ़ना चाहिए तो क्या है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि हम व्यापार के लिए क्या एक ही फसल को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो दूसरी जो वहाँ पौधों की प्रजातियाँ हैं वो क्या वहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। जैसे एक उदाहरण भी के तौर पर इन्होंने बताया भी है कि भाई क्या कहता है इसके अंदर, देखो जैसे एक सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय के चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों को क्या क्या हुआ, अत्यधिक नुकसान हुआ है। आगे क्या कहता है, देखो बड़ी बड़ी विकास जो परियोजनाएं चलाते हैं उन्होंने भी हमें नुकसान पहुंचाया। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वनों को कितना क्षेत्रफल खाली करना पड़ा, 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खाली करना पड़ा। वर्तमान में ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। अगर हम मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो जहाँ पर नर्मदा सागर परियोजना पूर्ण हो जाने से जो क्षेत्र था आपका 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वनों का क्षेत्र क्या हो गया, जलमग्न हो गया था मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद फिर क्या कहता है, वनों की बर्बादी में जो खनन क्रिया जो माइनिंग है वो भी क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह इसको खनन के कारण भी वनों की बर्बादी अत्यधिक हो रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण क्या गंभीर खतरे में, यानी कि उसके पास में ही क्या आपकी माइनिंग खान है, जिसे डोलोमाइट पदार्थ का या खनिज का
उत्कर्षण किया जा रहा है या वहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन साथ में दूसरे जो वनों के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी क्या है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसने कई प्रजाति तथा प्राकृतिक आवासों को क्या है, नुकसान पहुँचाया है। और ये कई जातियाँ हैं जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, क्या आवागमन मार्ग को क्या किया, बाधित किया है। कुछ पर्यावरणविद ये भी मानते हैं भी वनों से हम जो लकड़ी ला रहे हैं, जो और चीज़ों ईंधनों की प्राप्ति कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या आपके वनों के क्षेत्र को कम कर रहे हैं या अत्यधिक विनाश का कारण बन रहे हैं। परंतु इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन मान लो अगर हम वनों से लकड़ी लेके आनी तो हम उसको टहनी भी तो तोड़ के ला सकते हैं कि पूरा पेज का काटने की बजाय। अगर हमारी ज़रूरत है, चलो मान लो हम लेकर भी आते हैं वनों से, तो हम पूरे पेड़ को ना काट कर उसकी टहनियों को काट लेना चाहिए या टहनियों को तोड़ लेना चाहिए, ताकि क्या है, पेड़ रहेगा तो टहनी तो क्या है दोबारा आ जाएगी। आगे क्या कहता है देखो, और क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र ने देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिज, अन्य संसाधनों को, ये संचय कोष हैं जो आज की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो नगरीकरण है, उसके क्षेत्र को भी वो करने के लिए, बसाने के लिए अत्यधिक क्या आपकी वनों की कटाई की जा रही है। जैसे वनों के बारे में पढ़ा हमने, ये बता रखा आपका। इसके कारण भी आप क्या क्या है, ज़्यादा विनाश हो रहा है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी पैदा करते हैं। जैसे ये दिखा रखा भी, शांत घाटी की मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगाते हुए, साइलेंट वैली, ठीक है। आगे फिर क्या कहता है, जैसे छोटे छोटे जंगल उत्पादों को बेचती हुई महिलाएं और इस तरह से सूखे पत्ते इकट्ठा करती हुई आदिवासी महिलाएं। आगे क्या कहता है देखो इसके अंदर, जैसे हमने साइलेंट घाटी का देखा है, साइलेंट घाटी का आपकी केरल के अंदर है। फिर आगे क्या कहता है देखो, ये जैसे हिमालय है, वो क्या एक चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। ये एक ऐसा पौधा जिसका प्रयोग क्या है, कैंसर की औषधियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग, इसकी टहल पत्तियों का प्रयोग, टहनी पत्तियों का जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है जिसका कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अत्यधिक दोहन के कारण या निष्कासन के कारण क्या है, यह प्रजाति क्या एक समय में खतरे की ओर बढ़ रही है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ क्या हो गए, सूख गए। जिस हिमालय यव का पेड़ जो चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, इसकी प्रयोग जो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। लेकिन अगर ये आने वाले समय में ये समाप्त हो गया तो जो कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जा रहा है वो आगे प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग क्या है, दूसरी और जीवन रसायनी जो औषधि है उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्या कहता है देखो, भारत में जैव विविधता को कम करने के कारकों में वन्य जीवन के जीवों के विनाश, आवासों का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार, आखेटन, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण और दवा नल आदि शामिल है। भी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, उसको कम करने के लिए, ठीक है, ये आपके और भी कुछ कारण है। दूसरा क्या कहता है, पर्यावरण विनाश के अन्य कारकों में जैसे जो संसाधनों का बंटवारा है पर्यावरण का, वो भी क्या है, अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग शामिल है। अगर विकासशील देशों में जाए तो इसका मुख्य कारण क्या है, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या है, जिसके कारण क्या है, आपके वनों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इन 5% लोगों को पर्यावरण रख रखाव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि जो धनी संपन्न परिवार है भारत के अंदर, वो 25% लोगों के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद करने के साथ साथ न तो ये उसके रोकथाम की जिम्मेदारी लेते हैं, न और इसके पुण्यचक्रण की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आखिर में इन सब का वही जिम्मेदार कौन है, यहाँ प्रश्न भी उठता है कि जो ये सब हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है और कौन कितना उपभोग कर रहा है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, जैसे क्या आप जानते हैं इसके अंदर देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर प्राकृतिक जो वन के लगभग समाप्त हो चुके हैं। जल का 1/3 हिस्सा क्या हो गया, जलमग्न भूमि का सूख चुकी है, वेटलैंड। आगे क्या कहता है, 70% धरातलीय जल क्षेत्र
प्रदूषित है और 40% मैंग्रोव वन जो आपके खारे पानी के वन थे वो भी क्या है, लुप्त हो चुके हैं। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पतियां और वन्य जीव जातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। अगर इसका प्रयोग इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाला एक समय ऐसा आएगा जिसके कारण आगे बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या कहता है, देखो जो वन है और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। ये क्या वहाँ की किसी भी क्षेत्र के अंदर मान लो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वहाँ पर जो पेड़ पौधों की कटाई नहीं होती बल्कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, जनजातीय आवास, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका भी इसके साथ साथ क्या होता है, विनाश होता है। आगे क्या कहता है, देखो ये जैव विनाश के कारण मूल प्रजातियां और वनों पर आधारित समुदाय क्या निर्धन होते जा रहे हैं। बिल्कुल वो क्या है, एक हाशिए पर आर्थिक रूप एक हाशिए पर पहुंच गए। हाशिए का मतलब क्या है, मान लो एक संपन्न समाज है, इसके अंदर जो ट्राइब्स है वो बिल्कुल क्या है, उनको यहाँ से भी निकाल कर दूसरे किनारे पर धकेल दिया गया, इसके आउटर बाउंड्री पर निकेल दिया गया। जो समाज है विकसित है, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। एक तो हम अपने नॉर्मल समाज के अंदर रहते हैं, अरे एक जो जीवन जो ट्राइब्स जी रही हैं, जो जनजातियाँ जी रही हैं, उनका जो जीवन क्या है, बिल्कुल जो मेरे सेंट्रल जो समाज था, हमारा केंद्रित समाज था, उसको उनको इस स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है कर दिया है, वहाँ पर धकेल दिया है, यानी कि उनको यहाँ से अलग कर दिया है। आगे क्या क्या कहते हैं, यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति को अध्यात्म इत्यादि के लिए वन और वन्य जीवों पर निर्भर है। क्योंकि ये सब क्या है, इनको सबकी प्राप्ति क्या हो रही है, वनों से इनकी प्राप्ति हो रही है। और इन सब से में देखा जाए गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा क्या होती हैं, अधिक प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि कई समाजों में जो आपका खाना पीने का जो कार्य है और जल चारा इकट्ठे करने की आवश्यकताएं, इन सब को इकट्ठा करने का काम किसके ऊपर होता है, प्राय महिलाओं के ऊपर की जिम्मेदारी होती है। कभी कभार तो हालात इतने हो जाते हैं कि महिलाओं पर काम का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको संसाधनों की प्राप्ति के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक क्या पैदल चलना पड़ता है। अगर वो 10 किलोमीटर पैदल चलेंगी तो उसके कारण क्या हो गया, इनकी जो स्वास्थ्य है, जो उनका शरीर है, वो भी क्या है, बीमारी की ओर अग्रसित होगा, यानी कि स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। आगे क्या कहता है, काम का समय बढ़ने के साथ घर और बच्चों की अपेक्षा होती है। मान लो अगर महिलाएं ज़्यादातर काम करती ही रहेंगी अपना समय, तो वो अपने परिवार और अपने घर को समय नहीं दे पाती और जिससे वो उनकी पूरी तरह से देखभाल करने में सक्षम नहीं होंगी, जिसके कारण गंभीर जो सामाजिक परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष यानी कि सीधा वनों की कटाई के कारण जो इसके परिणाम आए हैं, जैसे सूखा, बाढ़ और गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है, यानी कि अगर वनों की अत्यधिक कटाई होती रही तो सीधा क्या होगा, गरीब और पर्यावरण में निम्नीकरण का सीधा परिणाम होगा। क्यों? गरीबी बढ़ती जा रही है और साथ साथ में इन्होंने अपने आवश्यक पदार्थों की या संसाधनों की आवश्यकता के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। आगे क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में वन तथा वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए क्या है, सही नीति अपनाई जाए। बिना सही नीति अपनाए के बिना ये समस्या क्या है, संभव या ये जो समस्या एक समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय वन नीति कहती है, जो 1952 में बनाई गई थी, कि भारत के 33% क्षेत्र पर क्या होने चाहिए, आपके वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में 1952 से लेकर 2020 तक है, आज भी हम इस टारगेट को क्या है, पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि आज भी जो वनों के अंतर्गत क्षेत्र आ रहा है वो भी आपका 24.16 के करीब है। अगर एग्रीगेट राउंड फिगर में देखें तो 25% मान लो इसको, लेकिन आज भी हम अपने टारगेट से 8% क्या है, दूर हैं। इसलिए भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण भी किस प्रकार से किया जाता है, ये हम इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे।